हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर सभी हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त संदीप। आज की वीडियो में आपके लेके आया हूँ स्टेट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र अति महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, यानी स्टेट चाइल्ड एंड पेडागोजी, चाइल्ड एंड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। यह प्रश्नावली सेट में जो आपके 2013 में पेपर हुआ था उसका सोल्यूशन लेके आया हूँ। आज से वीडियो के अंत तक मेरे वीडियो शेयर कर दे। आज का आपके व्याख्या सहित देने वाला है, किसके सहित? आपके व्याख्या सहित प्रश्न का हल करवाऊंगा। तो आप सभी को वीडियो के अंत तक बने रहना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके यहाँ कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। जो आपके प्राथमिक स्तर पर शिक्षक होता है उनमें आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी माननी चाहिए शिक्षक को, जिससे कि बालक समझ के? धैर्य और दृढ़ता। बी आपके शिक्षण पद्धति और विषयों के ज्ञान में दक्षता। ऑप्शन सी आपके अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। या डी है पढ़ाने की उत्सुकता। क्वेश्चन नंबर आपके क्या 1, इसका राइट आंसर होगा आपके धैर्य और दृढ़ता। क्या होगा? धैर्य और दृढ़ता। आपके प्राथमिक स्तर पर शिक्षक है उसको क्या सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होगी? धैर्य और दृढ़ता रखनी चाहिए। क्या धैर्य और दृढ़ता रखनी चाहिए? और क्या ऑप्शन 1 आपके राइट आंसर है। इसकी व्याख्या इस प्रश्न की है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, जिससे कि शिक्षक किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्र या छात्रा की सहायता से समस्याओं का समाधान कर सके। क्या कर सके? छात्र का समस्याओं का समाधान कर सके। यानी धैर्य और दृढ़ता होना शिक्षक के अंदर अति आवश्यक है। आपके यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 आपके यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 आपके यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 आपके यहाँ कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं है आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? ए अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उन बच्चों का अनुभाग बदल दें। बी अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन सी है अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल देना चाहिए। या डी अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ क्या 2, इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन बी। क्या होगा? अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलो हम इसकी व्याख्या सॉरी आपके प्रश्न पेपर 2000 जून का, किसका? आपके जून 2011 का लेवल फर्स्ट का, यानी कक्षा 1 से 5 तक था। यानी 26 जून का आपका पेपर है 2011 का। यदि कोई शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण अगर छात्रों को, वापस मैं आपको जूम करता हूँ, हाँ तो सुनिए, यदि कोई शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण अगर छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है, जिससे कि कुछ छात्र एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं, कुछ सामूहिक पठन करते हैं तथा कुछ चुपचाप बैठकर पढ़ते हैं। अगर इस स्थिति में छात्रों को बैठने पर किसी अभिभावक को परेशानी होती है या उन्हें ठीक नहीं लगता, तो सबसे पहले क्या करना? शिक्षक के बात करनी है तथा शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई भी आपके इसके अलावा कोई प्रश्न आ जाए उसमें आपको क्या शिक्षक और क्या प्रधानाध्यापक, क्या होगा? तो शिक्षक और प्रधानाध्यापक लिखा हुआ है, उनमें से आपको सबसे पहले किसको वरीयता देनी है? आपको शिक्षक को वरीयता देनी है, क्योंकि शिक्षक बच्चों के संपर्क में आता है। किसको? शिक्षक को वरीयता देनी है कि शिक्षक से आप संपर्क कर सकते हो। प्रधानाध्यापक आपको कुछ नहीं कहना, यानी आपको कहीं भी शिक्षक दिख जाए और प्रधानाध्यापक, इन दोनों में से आपके सवाल में आ जाए तो आपको क्या? शिक्षक को आपको प्रायोरिटी देनी है। नेक्स्ट आ जाए आपके क्या, जैसे आपके छात्र, क्या आ जाए? छात्र और शिक्षक, क्या आ जाए? छात्र और शिक्षक के बारे में आ जाए कि छात्र को वरीयता देनी है, आपको छात्र को वरीयता देनी है, शिक्षक को आपको नहीं देनी है। छात्र को वरीयता देनी है, क्योंकि हर चीज़ में आपके क्या? छात्र इन्वॉल्व है।
यानी छात्र के अनुसार हर चीज़ होगी, इसलिए आपको छात्र को वरीयता देनी शिक्षक को नहीं देनी है। इसमें से प्रधानाध्यापक आ जाए तो किसको देनी है वरीयता? आपके से प्रधानाध्यापक आ जाए तो आपको किसको देनी है वरीयता? आपको शिक्षक को देनी है। क्वेश्चन नंबर आपके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 आपके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ए औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, बी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, डी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, या डी आपके संवेदी प्रेरक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन सी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो कौन सी अवस्था? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, यानी आपके ऑप्शन सी राइट आंसर है। इस प्रश्न की व्याख्या आपके हैं कि मूर्त सक्रियावस्था अवस्था में बच्चा किसी वस्तु व घटनाओं के विषय में क्या चिंतन प्रारंभ करता है? किसके बारे में? किसी घटना हो या कोई वस्तु हो, इसके बारे में क्या चिंतन प्रारंभ करता है। इस अवस्था का प्रसार 7 से 11 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? यह प्रश्न आपके पूछा गया है। कौन सा वाला? ये वाला आपके प्रश्न पूछा गया है कि मूर्त सक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? 7 से 11 वर्ष तक। कितनी? 7 से 11 वर्ष तक आपके यह प्रश्न पूछा गया है। इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन, वस्तुओं को समझने में योग्य हो जाता है। यह भी प्रश्न आपके पूछा गया है कि किस अवस्था के अंदर बच्चा तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है। तो वह आपके क्या मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है। मनोवैज्ञानिक पियाजे के अनुसार बच्चों में इस अवस्था में 5 मुख्य योग्यताएं का विकास होता है। कितनी? आपके जो पियाजे साहब है, कौन पियाजे साहब है, उसके अनुसार बच्चों में 5 अवस्थाएं, कितनी? 5 अवस्था की प्रमुख योग्यता का विकास होता है, जिसमें फर्स्ट आपके संरक्षण, किसका संरक्षण? बी आपके संख्या बोध, 3 आपके क्रमानुसार, डी आपके वर्गीकरण और 5 आपके पारस्परिक संबंध की क्षमता। इनको आपको क्या रेट लेना है? जो आपके व्याख्या, इनमें से आपके 3 प्रश्न पूछे गए। कितने प्रश्न पूछे गए? 3 प्रश्न पूछे गए हैं। आपका प्रश्न तो ये है जो मैंने आपको बताया कि बच्चा किस वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। यह भी पूछा गया किस अवस्था में आपके मूर्त सक्रियात्मक अवस्था की आयु कितनी है या वर्ष कितना था बालक? तो 7 से 11 वर्ष तक। और बच्चा तार्किक चिंतन करना का प्रारंभ करता है तो आपके मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में है। और पियाजे के अनुसार मुख्य विशेष योग्यताएं कौन सी है? तो ये भी आपके प्रश्न पूछा गया। तो इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके हैं, मन का मानचित्रण संभव है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, या बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 4। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मन की क्रियाशीलता व अनुसंधान से। मन का चित्रण किससे संबंधित है? मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसकी व्याख्या करता हूँ मैं आपके। इस नंबर 3 की व्याख्या आपके हैं, मन का चित्रण का अर्थ है, मन का चित्रण का अर्थ है कि मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। किसकी? मन की जो क्रियाशील रहता है उसके ऊपर का अनुसंधान से। अतः अर्थानुसार किसी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा मन में बना लेना चाहिए। मन का चित्रण कि आप कोई भी कार्य कर रहे हो, जैसे पढ़ाई कार्य कर रहे हो, आप जो एग्जाम दे रहे हो, मान लो आप स्टेट का एग्जाम दे रहे हो। किसका दे रहे हो आप एग्जाम? सीटेट का एग्जाम दे रहे हो। उसके क्या आप सबसे पहले सीटेट, किसका एग्जाम है? सीटेट का। मैं इस पर इसी का हम उदाहरण लेते हैं। स्टेट पे एग्जाम दे रहे हो, उसमें वो क्या जैसे CDP बाल विकास, क्या आप पढ़ रहे हो? क्या आप CDP पढ़ रहे हो? CDP रूपरेखा बनानी है। नहीं आपने सोच लिया हमें आपको सीटेट पास करना है, हम CDP कैसे बने, CDP को कैसे क्रैक करें, यानी CDP में 30 में 30 नंबर कैसे लाएँ, इसके बारे में आपको क्या मन में आप क्रियाशील है। तो आप रूपरेखा बनानी है। किसकी? आपकी रूपरेखा। किस टॉपिक को कितना पढ़ेंगे, तो इसमें से आपको प्रश्न आने की संभावना, कैसे प्रश्न आ रहे हैं और आपको कितने लेवल तक तैयारी करनी है, इन सभी की आपकी क्या रूपरेखा तैयार करनी है, मन में बना लेना है कि हम ऐसे पढ़ेंगे तो ऐसे पास होंगे, ऐसे पढ़ते ऐसे पास होंगे। तो आपको क्या रूपरेखा बना लेनी है, किसी चीज़ की आपकी रूपरेखा बना लेना मन के अंदर ही, वो क्या मन का चित्रण है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर, कौन से स्तर पर? आपको प्राथमिक स्तर पर यानी 1 से 5 तक विद्यार्थियों के सीखने संबंधी
जब विद्यार्थी लर्निंग से संबंधित आपको क्या संबोधित करना है सबसे बेहतर तरीका क्या बोलना आपके, ये सभी तरीके सही है लेकिन सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, ये आपके सबसे बेहतर तरीका नहीं, तरीका तो है ये सबसे बेहतर नहीं है, ये भी आपके सही हो सकता है। सरल और रोचक पाठ्यक्रम का प्रयोग करना, ये भी आपके सही है। कहानी कथन व पद्धति का प्रयोग करना, ये भी आपके क्या प्राथमिक स्तर पर आपको समस्या संबंधी सबसे तरीका बेहतर है। लेकिन क्षमता के अनुरूप शिक्षण विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, जो आपके ऑप्शन डी है कि सबसे बेहतर तरीका कौन सा था आपको क्या, ये क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। जैसे कोई बच्चा है, जो मान लो कोई बच्चा 1 से 5 तक, कितने 1 से 5 तक, आप कक्षा 5 का बच्चा मान लो, जैसे कक्षा 5 का बच्चा मान लो, उसका आयु के लेवल यानी आपकी बुद्धि लब्धि उसकी कितनी है, 3 वर्ष के बच्चे जैसी, कितनी 3 वर्ष के बच्चे जैसी उसकी बुद्धि लब्धि है। उसमें आप क्या करेंगे, महंगी या चमकदार वस्तुएं लाएंगे, ये आपके काम नहीं करेगा। सरल और रोचक पाठ्यक्रम उसको समझ नहीं आएगा क्योंकि कक्षा 5 का बच्चा है, उसके आयु के लेवल कक्षा 3 जैसी है। कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना वो भी उसके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप उसकी क्षमता, जैसे कक्षा 5 का क्षमता तीसरी जैसी है तो उसके अनुरूप आप शिक्षण विधियों का प्रयोग करें। इसका शिक्षण विधियों का या शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना है, यानी ऑप्शन डी आपके राइट आंसर है। इससे क्या बच्चा जल्दी समझ जाएगा। सभी सही है, ये तीनों भी सही है, लेकिन सबसे बेहतर कौन सा, आपके ऑप्शन डी वाला सबसे बेहतर है। क्वेश्चन नंबर आपके 5 है, मैं अभी व्याख्या कर देता हूँ। जैसे व्याख्या इसकी ये है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका, अगर किसी शिक्षार्थी को कुछ समझना है या समझाना है तो उसके लिए एक नहीं बल्कि उसकी क्षमता के अनुसार उसे विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि प्राथमिक स्तर के छात्र को पूर्ण रूप से समझ सके। मैंने बताया कि आपको क्या सरल से उदाहरण दिया था मैंने ऊपर, उससे आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपके क्या क्वेश्चन नंबर आपके हैं 5 सॉरी 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? कौन से शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता क्या करना सृजनात्मकता का पोषण करता है? ये प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात अभी प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना, भी विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धियों के लक्ष्यों पर बल देना, सी शिक्षार्थियों के अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए क्या विद्यार्थियों को कोचिंग देना, अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए शिक्षार्थियों का शिक्षण सृजनात्मकता का पोषण करता है। इसका राइट आंसर आपके हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके क्या है कि शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण कौन करता है, कि प्रत्येक शिक्षार्थियों में अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के लिए अवसर उपलब्ध करना। यहाँ पे क्या सृजनात्मक, इसमें क्या सृजनात्मक बालक की बात कर रहा है, सृजनात्मक पोषण करता है, ऐसे ये भी आपके गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है। ये आपके क्या सही है ऑप्शन ए वाला, प्रत्येक विद्यार्थियों के अंतर्जात प्रतिभाओं का क्या पोषण करने का अवसर उपलब्ध करना रचनात्मकता का क्या पोषण करता है, यानी ऑप्शन ए आपके राइट आंसर है। कि व्याख्या इसकी है, इसकी व्याख्या देखिए आप कि प्रत्येक शिक्षार्थी में अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने व प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराने से ही शिक्षार्थी में सृजनात्मकता का पोषण होता है। मैंने ऊपर ही बता दिया कि जैसे कोई शिक्षार्थी है उसको हम सृजनात्मक कैसे बनाते हैं, उसको प्रश्न करने का अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। जो भी बच्चे के अंदर जो भी आपके डाउट या क्लियर चल जाए उसको क्या बच्चा संप्रेषण के माध्यम से व्यक्त कर सके, उसको फुल छोड़ देना चाहिए कि वो भी अपने क्या विचार वो अपने साथ व्यक्त कर सके, यानी ऑप्शन आपके राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 7। मैं आपको कह रहा हूँ इस प्रश्न को आप नोट कर लें, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना इस प्रश्न को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपका स्टेट का प्रश्न होगा, जब भी आप स्टेट का एग्ज़ाम होगा, उसके अंदर प्याजे से किससे, तो आपके प्याजे साहब 2 से 3%, कितने 2 से 3% आपके हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे प्याजे साहब के। तो आपको प्याजे साहब को इम्पोर्टेंट कर लेना, और प्याजे साहब की एक एक लाइन, कितनी आपके प्याजे साहब एक एक लाइन उसको रट लेना है, क्या प्याजे साहब एक एक लाइन को रट लेना है। इससे मैं गारंटी सकता हूँ आपके 3%, कितने 2 से 3% आपके कितने
2 से 3% आपके हर एग्ज़ाम पूछे जाते हैं। सीटेट का जितने भी एग्ज़ाम है 2011 से लेकर 2024 तक आप जितने भी एग्ज़ाम उनको उठा कर देख लेना। आप कितने 2011 से लेकर 24 तक जितने भी एग्ज़ाम आपके उन सभी को उठा कर देख लेना। भले जुलाई वाला पेपर हो, साल में 2 भले 1 हो, सब एग्ज़ाम में इसके 2 से 3% देखने को मिलते हैं। तो आपको प्याजे को इम्पोर्टेंट कर लेना है। आपके 2 से 3% दे के जाने वाला है। क्वेश्चन आपकी एक है, प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है। ये औपचारिक क्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष एवं ऊपर। बी संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष। सी पूर्व क्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। डी मूर्छ क्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। इसका राइट आंसर आपके ऑप्शन ए क्या होगा, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष एवं 12 वर्ष से ऊपर। प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से यानी औपचारिक क्रियात्मक अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है। कौन सा तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? मैंने ये तार्किक चिंतन का प्रश्न पहले बताया था ऊपर, वो आपको पता चल गया होगा। क्या बताया था कमेंट करके बताना। तार्किक चिंतन मैंने वो प्रश्न बताया था आपको, इसका उत्तर आप कमेंट में करें। लेकिन अभी तार्किक चिंतन किसके बारे में पूछ रहा है? प्याजे के बारे में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस वाक्य को आपको रट लेना है। जो आपकी व्याख्या है इसको तो एक लाइन को रट लेना आपको। औपचारिक क्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष के ऊपर, या तो 12 वर्ष होगी या 12 वर्ष से अधिक होगी। औपचारिक क्रियात्मक अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। यह प्रश्न भी आपके आया हुआ है। संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? तो वह आपकी क्या औपचारिक क्रियात्मक अवस्था जो 11 के बाद आती है। कितने वर्ष के बाद आती है? 11 वर्ष के बाद। मैं आपको एक और प्रश्न बताता हूँ, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था की आयु कितनी है? तो 11 वर्ष या 12 वर्ष से प्रश्न आया हुआ। अब क्या करना, 12 वर्ष से ऊपर या 12 वर्ष से अधिक। मूल रूप से यह अवस्था तार्किक चिंतन की अवस्था है। वह आप कहोगे झूठ बोल रहा है, लेकिन आप जितने पेपर स्टेट के उठा के देख लेना कि तार्किक चिंतन की अवस्था किसे कहते हैं, तो आपकी क्या औपचारिक क्रियात्मक अवस्था कहते हैं। अर्थात इस अवस्था में बालक अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त स्वयं के विचारों के संबंध में विचार करने में समर्थ हो जाता है। यानी स्वयं जो आपके स्वयं के विचार है उसमें क्या समर्थन हो जाता है। आज भी इस अवस्था से गुजरे हुए हो, आप सभी को पता है। बालक उद्दीपकों की अनुपस्थिति में भी उनकी विशेषताओं, उपयोगिताओं एवं अन्य बिंदुओं के बारे में भी सोच सकता है। बालक के विचार परिपक्व हो जाते हैं। बालक खुद भी परिपक्व हो जाता है और बालक के विचार भी क्या परिपक्व हो जाते हैं। ऑप्शन इसका राइट आंसर है, लेकिन इसको आपको रट लेना। अब 3% आए हुए हैं, कितने इसमें से 3% आए हैं। औपचारिक क्रियात्मक अवस्था की आयु कितनी है? तो आपको 12 वर्ष से अधिक करनी है। और संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? तो आपको क्या औपचारिक क्रियात्मक अवस्था है। और आपके एक आएगी तार्किक चिंतन की अवस्था किसे कहते थे? आपको क्या करना है, वो औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। और आपको यह प्रश्न आपके आया हुआ है, अभी ऊपर आया था। इस अवस्था में बालक अतिरिक्त स्वयं के विचारों को संबंध में विचार करने में समर्थ हो जाता है। तो आपको क्या करना, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन ए राइट आंसर है इस प्रश्न का। नेक्स्ट आपके प्रश्न 8 नंबर प्रश्न आपके हैं। प्रश्न नंबर 8 आपके, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का उपयोग किया जाए। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और प्रश्न का प्रयोग करें। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जैसे विद्यार्थी एक दूसरे के अंत्यक्रिया करे और शिक्षक उस क्रियाओं में सुगम बनाए। इसका राइट आंसर आपके ऑप्शन डी आपको पता ही है कि सीखने में समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया मतलब आप जानते हो, नहीं जानते, मैं आपको बता देता हूँ। जो आपके वास्तविक अपने जीवन में जो चल रहा है, अभी प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, उसके उदाहरण, जैसे आप कक्षा के बाहर हो उसके उदाहरण देकर क्या कहा जाए, कक्षा में लाया जाए। वास्तविक उदाहरण जो आपके दुनिया घर परिवार में क्या चल रहा है उसके बारे में आपको बताया जाए। वास्तविक जो आपके घर परिवार में रिलेशन में आपको जो भी हो रहा है, जो भी आपके आसपास हो रहा है, उसके उदाहरण कक्षा में लाया जाए। जैसे विद्यार्थी एक दूसरे अंत्यक्रिया करें। जैसे किसी बच्चे को पता है, क्या मैं आपको जैसे उदाहरण देकर बताता हूँ, मेरे को आप हंसे होंगे लेकिन उदाहरण देकर बताता हूँ। किसी बच्चे को पता है ये गाय के 4 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं? 4। आपसे भी पता है, लेकिन कोई बच्चा है उसको नहीं पता, उसने उसे विकलांग गाय, लेकिन उसके 3 देख लिए, तो उसके हिसाब से बच्चे कितने पैर होंगे? 3 पैर ही होंगे।
लेकिन आपको उसको बताना है ऐसा नहीं होता कि वास्तविक दुनिया को उदाहरण है कि हर गाय के सभी के 4 पैर होते हैं, उसको उदाहरण प्रत्यक्ष उदाहरण देके बताना है कि गाय आपके बहुत सारी मिल जाएंगी, हर जानवर आपको बहुत सारे मिल जाएगा, उसको प्रत्यक्ष। और विद्यार्थी एक दूसरे अंत्यक्रिया करेंगे, बच्चे बताएंगे नहीं 4 पैर होते हैं 3 पैर होते हैं, शिक्षक उस क्रिया को सुगम बना सके, जैसे शिक्षक क्या उनको बता सके कि 4 पैर होते हैं 3 पैर होते हैं, सभी को लाइव बच्चा जाके बता देगा हर गाय के 4 पैर होते हैं। इसलिए आपको उदाहरण देके बताना बच्चों को, जिससे वह आसानी से प्रभाव पारे तरीके से समझ सके। इस प्रश्न की व्याख्या आपके लेके आया हूँ मैं, इसकी व्याख्या देख ले आप। सीखना समृद्ध हो सका यदि शिक्षक वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाए तथा जिससे विद्यार्थी एक दूसरे की अंत्यक्रिया करें। शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए क्योंकि शिक्षार्थी वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को निरंतर देखते हैं तथा सुनते हैं। इसलिए अगर शिक्षक वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाएगा और समझाएंगे तो शिक्षार्थियों को समझने में सरलता होगी। मैंने आपको ऊपर ही बताया था, वास्तविक दुनिया से बताओगे बच्चा जैसे समझेगा तो वो जल्दी सीख जाएगा। अगर से आप मेरी बात सुनो, जैसे कोई बच्चा है हमारे गांव का ही देख लो और सिटी के बारे में बताओगे तो वो क्या समझेगा, क्या होगी, क्या कुछ नहीं समझ सकता। जैसे गांव की चीज़ों से पहले उसको सिखाना चाहिए, क्या गांव की चीज़ से उसको करना चाहिए, सिटी के बारे में पहले निरंतर चलना चाहिए। तो इंडिया जैसे गांव का बच्चा और आपको विदेश के बारे में बता रहे हो, इसके बारे में जैसे आप गांव का मान लो कि आप गांव का बच्चा है और किसका गांव का, इंडिया में किसी भी गांव का बच्चा हो, आपको अमेरिका के बारे में बता रहे हो, तो बच्चा क्या सोचेगा, क्या कुछ नहीं समझेगा, कुछ नहीं समझेगा बच्चा, उसके सब बराबर है उसके लिए। इसलिए आप गाँव के बारे में बताओ, फिर गाँव से बड़े शहरों के बारे में बताओ, अपनी पंचायत के बारे में बताओ, फिर जिले के बारे में बताओ, फिर राज्य, ऐसे बताते बताते दुनिया के बारे में बताना चाहिए। लेकिन नहीं, पहले आप दुनिया के बारे में नहीं बता सकते, उसको पहले किसके बारे में बताना चाहिए, गाँव के बारे में। नेक्स्ट आपके हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। सीखने की व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, अनधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है, शैक्षिक संस्थान एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। यह प्रश्न क्या वो सीखने की विशेषता नहीं पूछ रहा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा कि सीखने शैक्षिक संस्थान विद्यालय एकमात्र संस्थान है जहाँ वो अधिगम करता है। लेकिन गलत है, बच्चा परिवार के अंदर भी सीखता है। कौन से परिवार के अंदर भी बच्चा सीखता है, निगम करता है, समाज के अंदर भी बच्चा अधिगम करता है। यह आपके गलत है कि एकमात्र संस्थान यह स्थान नहीं है विद्यालय। बच्चा परिवार समाज जहीं भी जाएगा वो कुछ ना कुछ सीखेगा, जैसे कुछ ना कुछ सीखेगा। बच्चा रास्ते में जाएगा ना, जैसे मान लो कोई बच्चा स्कूल घर से स्कूल आ रहा है, यहाँ पर बच्चे का घर है, यहाँ पर बच्चे का स्कूल है, क्या बच्चे का स्कूल यहाँ पर है, ये बच्चे का स्कूल है। तो रास्ते में आएगा ना तो वो सीख तो अधिगम कर जाएगा, लर्निंग करते तो क्या आएगा। लेकिन ये देखेगा, जैसे नई चीज़ देखेगा तो वो अधिगम करेगा, सीखेगा, देखेगा और स्कूल में जाकर चर्चा करेगा। ये नहीं कि स्कूल में आके सब कुछ सीखेगा, गलत बात है यार, गलत बात है। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। एकमात्र स्थान नहीं है, बच्चा हर जगह सीखता है, परिवार समाज कहीं भी हो बच्चा हर जगह सीखता है। इसकी व्याख्या देख लो आप, व्याख्या देखता हूँ आपकी व्याख्या देख लो। शैक्षिक संस्थान एकमात्र संस्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए क्योंकि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है, अगर किसी शिक्षार्थी में सीखने की प्रवृत्ति है तो उसे शिक्षार्थियों को शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है, बल्कि उसे ज्ञान को कहीं भी किसी भी अध्यापक की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी अध्यापक हो या किसी भी सहायक परिवार, जरूरी ज्ञान अध्यापक दे। आप देख लो जैसे मातृभाषा, जैसे मातृभाषा, जब पहली पाठशाला क्या होती है, परिवार। बच्चे की पहली पाठशाला क्या, परिवार। वो सबसे पहले परिवार में रहेगा। वो अध्यापक जैसे आप मम्मी का नाम बोलेगा, पापा का नाम बोलेगा, तो उसमें परिवार वाले थोड़ी कहेंगे, परिवार वाले थोड़ी स्कूल कोई अध्यापक थोड़ी आके सिखाएगा उसको, क्या अध्यापक को आगे थोड़ी सिखाएगा परिवार में उसको मम्मी बोल इसको पापा बोल। शैक्षिक संस्थान एकमात्र संस्थान है, कहीं बच्चा कहीं भी सीख सकता है, जहाँ ज्ञान मिले बच्चा हर जगह सीखेगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 5। क्वेश्चन नंबर 10 शायद था आपके कि 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्य को करने की सहायता की जानी चाहिए के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। यहाँ पर जाना है आगे मात्रा है, 2 मिनट को मैं आपको लिख के देता हूँ यहाँ पर।
किया जाना चाहिए। श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। को निचले स्तर के कार्य करने में छूट मिलनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन बी, 5वीं कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। कि और बच्चे हैं उसी की तरह उसके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, न कि उसको स्पेशल कोई भी विशेष दे। श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करनी चाहिए। और आप किसी बच्चे को दृष्टिबाधित वो देख नहीं सकता है, कितनी बार देख नहीं सकता, तो उसको सीडी, आपकी सीडी आती है श्रव्य, सुनने का साधन है, उसको उपलब्ध करवाना चाहिए। जब अगर सुनने का साधन होता है, टेप रिकॉर्डर है, जैसे रेडियो है, सर्वे जो भी साधन हो आपके, उसके माध्यम से क्या उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जैसे वो सुन तो सकता है, देख नहीं सकता, लेकिन उसको ये उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इसकी व्याख्या क्वेश्चन की है। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के साथ कोई भी विशेष व्यवहार न करके बल्कि उसके साथ कक्षा के श्रव्य सीडी के माध्यम से उसे सीखने की सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए तथा उसके साथ सामान्य व्यवहार किया जाना चाहिए। मैंने आप लोगों को कितने 10 प्रश्न करवा दिए हैं व्याख्या सहित, और आपके 11 से लेकर 20 तक नेक्स्ट क्लास में होंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर डेली क्लास आती है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो शेयर करना ना भूलिए, जैसे दोस्तों पैदा मिल सके। मैं आपको बता देता हूँ, जितने आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 2011 से लेकर 24 तक जितने प्रश्न हुए हैं, जिन प्रश्नों को आप दोहरा लें, सरल कर लें, उनमें से आपको सेट 90 नहीं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप इनमें से 120 प्लस या 130 प्लस जा सकते हो। पर पाँच कितने परसेंट आपके स्टूडेंट बस वही आएंगे जो पहले परसेंट है। आपकी कितनी किताब बस मात्र वो किताब वही आएगी, इसलिए आपको इनको दोहराने लाएं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा गारंटी के साथ। सीटेट आपकी 120 प्लस गारंटी में लेता हूँ।